IAS 40, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IAS 40 हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे डील करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके साथ हम कैसे खेलेंगे, ये सब हमें IAS 40 ने सिखाना है। ठीक है, अब ये कोई मुश्किल जी। नहीं, मैं इसको वन ऑफ द इजीएस्ट IAS में लेता हूँ, लेकिन जब फाइनल अकाउंट के सवाल आते हैं तो कभी कभार इसका नोट हमें जो है वो पेपर में मिल जाता है। तो IAS 40 अच्छा है कि आए तो इजी होता है, इजी मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, अब आप इसको देखें कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आसान जबान में क्या है, अगर ये समझ आ गई तो ये IAS पूरा ही हमारे ग्रिप में आ जाएगा। देखो, आप एक होता है वो आपकी प्रॉपर्टी जो आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बिजनेस में चलाते हैं, जिस यानी फैक्ट्री है, ऑफिस बिल्डिंग है, जहां बैठ के आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन मसला ये है कि सर जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो हम उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको आप यूज नहीं कर रहे। क्या बोला? ये आपने रख दी है। क्या रख दी है सर? इसको आपने खरीदा है और कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए बंद कर दिया है या किराए पे चढ़ा दिया। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, ओनर का यूज नहीं है, या तो आपने इसको बंद करके रख दिया है या रेंट आउट कर दिया है। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी नो यूज ऑफ ऑनर, ऑनर का यूज नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, प्रॉपर्टी ली है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जब रेट बढ़ेगा तो बेच दूंगा। तो इसको कहते हैं IAS 40 में ये आएगी। IAS 40 हमें कहता है कि भाई इसको रिकॉर्ड करने के दो मॉडल्स हैं, दो तरीके हैं। हमने बोला अच्छा बताओ, तो उसने कहा पहला मॉडल है कॉस्ट मॉडल। हमने बोला ये क्या है, तो इसने कहा बेटा जिस तरह डेप्रिसिएशन IAS 16 मिला था ना, याद है IAS 16, कॉस्ट पे रिकॉर्ड जी होगा बिल्कुल। और हर साल डेप्रिशिएट होगा वगैरह वगैरह। यानी इसमें कहते हैं कि भाई पहला मॉडल कॉस्ट मॉडल है, जिसमें आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट को खड़ा रखते हैं, उसको आप क्या नहीं करते, मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके जाते, कॉस्ट पे रखते हैं और क्या करते हैं, हर साल डेप्रिशिएट। दूसरा जी ये सही है। दूसरा मॉडल होता है फेयर वैल्यू मॉडल। ये रिवैल्यूएशन नहीं है, IAS 16 वाला रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इट्स बिग डिफरेंट देन IAS 16 का रिवैल्यूएशन। तो इसको भी हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल दो मॉडल्स होते हैं। पेपर बताता है कि कौन सा मॉडल लेके आप चल रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट मॉडल होगा तो बड़ा आसान है कि एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, और ये कैरिंग अमाउंट के ऊपर कहाँ नजर आ रहा होगा, SFP में। और एसेट है तो SOCI में उसका क्या निकल के आ रहा होगा, उसका डेप्रिसिएशन 4 डेप्रिसिएशन। साल आएगा। करेक्ट हो रहा हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन अगर कंट्रास्ट हो जाए, क्वेश्चन फरमा दे कि बेटा नहीं कॉस्ट मॉडल नहीं है, फेयर वैल्यू मॉडल चलाना है, तो फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू पे एसेट को, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, मार्केट वैल्यू पे लेके आओ। अब जब आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं ना, तो सबसे पहला गेम है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं
तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे, यू आर अलाउड, आपको निकालना है, डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हो तो डेप्रिसिएशन निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी एसेट है ना, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपकी, अज्यूम वो 1 लाख पे रिकॉर्ड हुई हुई है। 31 दिसंबर आता है, इसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 1.5 लाख। कितना इंक्रीज है? 50। अगर ये रिवैल्यूएशन होता तो ये 50 ओसीआई में चला जाता, जैसे IAS 16 में हमने सीखा था, राइट। जी। लेकिन ये IAS 40 है, तो इसको हम बोलेंगे गेन ऑन फेयर वैल्यू। और गेन ऑन फेयर वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होता है, एसओसीआई को हिट, ओसीआई को हिट नहीं करता। यानी इसका मतलब ये होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से बढ़ जाएगी? 100 की थी, 50 से बढ़ गई, यानी सिंपल मार्केट वैल्यू 150 पे एसएफपी में नजर आ जाएगी। और ये जो 50 का गेन, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एज अ एक्सपेंस या एज अ इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन आप नहीं निकालेंगे। ये है IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल। एक सवाल, बाय डिफॉल्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो वो कॉस्ट मॉडल पे होती है। आप जब लेके जाते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे तो फिर वापसी नहीं होती। आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए तो अब आपने फेयर वैल्यू मॉडल ही चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल फेयर वैल्यू मॉडल चलाओ और 1 साल जो है वो कॉस्ट मॉडल नहीं। और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो कॉस्ट मॉडल पे और दूसरी को फेयर वैल्यू मॉडल पे, ऐसा भी नहीं। या तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे चलेंगी, या सब की सब क्लास जो है, क्लास ऑफ एसेट है, वो कॉस्ट पे चलेगी। आप एक एक एसेट के लिए अलग अलग फैसला नहीं करेंगे। ये बात समझ आती है? जी ठीक है। और ये जो गेन है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद लास्ट में उधर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा ना? ये आप इसको फाइनेंस कॉस्ट जहाँ पे लेते हो ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे लेंगे। जैसे आपको याद हो, ये एसओसीआई में मैं अभी लिखने ही वाला हूँ, आपके सामने अभी आएगा। ये एसओसीआई में से जी। कहाँ जाता है? तो आपको पता होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस जी प्रॉफिट सही है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, राइट। जी। क्या आ जाता है ये? प्रॉफिट ये फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ऑपरेशंस। ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आमतौर पे फाइनेंस कॉस्ट उड़ाते हैं, जी। और यहाँ पे आप लेते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। यहाँ पे जी। फाइनेंस कॉस्ट से पहले और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद, इन दोनों के बीच में आती है इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या आती है? इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है। और यही वो इन्वेस्टमेंट इनकम है जो कि हमारी डिफरेंशियल अमाउंट होती है, गेन या लॉस की अमाउंट होती है IAS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। ठीक हो गया? सही है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आधा IAS 40 आपका खत्म होता है, ठीक है, बाकी का आधा जी। थोड़ी देर में भी हो जाएगा। अब हमारे पास एक अदद क्वेश्चन है, ये आ गया। सिलाइन, सिलीन, सिलीन सॉरी, बाजी सिलीन है। क्वेश्चन एक नजर पढ़ना है, ये आपने लिख लिया? जी जी वो लिखिए। Celine Baji, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परचेज प्रॉपर्टी फॉर यू मिलियन, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिर क्या हुआ? द लेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज। लैंड एलिमेंट इसलिए बताया जाता है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। जी। बिल्डिंग एलिमेंट इतना है, बिल्डिंग की लाइफ इतनी है, लोकल अथॉरिटी ने बताया है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी 1.1 मिलियन की हो गई है। अब आपकी सही ये है।
प्रॉपर्टी कहता है, आप इसको प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखो। चलो, कॉस्ट मॉडल वही IS 16 वाला होता है। मतलब सर 1 जनवरी 2001 को लैंड और बिल्डिंग, बीच में आ गया टोटल। लैंड कितने की है बेटा, हमने पढ़ा हुआ फोर है, लाख तो हाइट करेंगे ना। टोटल 1 मिलियन में से 400 की लैंड है, तो बिल्डिंग कितने की हुई। 600। कैरिंग अमाउंट 1 साल बाद की आपसे फाइनेंशियल्स पूछे हैं, यानी 31 दिसंबर 2001, 1 साल गुजरा है। तो कितना डेप्रिसिएशन करोगे। लैंड को तो डेप्रिशिएट हम नहीं कर सकते। बिल्डिंग की लाइफ सर 50 साल है, तो 600 डिवाइड बाय 50 कितना आया। 12। 12,000। कितना बच गई। 588। 12 गया। तो आई कैन से 988 इज द अमाउंट जो कि कहाँ जानी है, SFP में, अच्छा ठीक। एसेट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। करेक्ट। सही है। और ये जो 12 का डेप्रिसिएशन है, ये SOCI में एक एक्सपेंस के तौर पे नजर आएगा। एम आई राइट। जी। तो सर ये तो आपने IS 16 कर दिया, तो हाँ ना, यही तो मैंने बोला कि IS 40 का कॉस्ट मॉडल इज 100% सिमिलर लाइक IS 16। तो मसला कहाँ होगा, जब हम इसका कौन सा मॉडल करेंगे। फेयर वैल्यू क्या लिखा है फेयर वैल्यू में, डेप्रिसिएशन मकावा, डेप्रिसिएशन नहीं, नहीं होती। बस वैल्यूएशन का डिफरेंस चलता है। बड़ा आसान होता है फिर। फेयर वैल्यू मॉडल में पता है क्या होता है, 1 जनवरी दो, आप लैंड और उसको अलग भी ना करो। आपकी प्रॉपर्टी है 1 मिलियन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो निकालना ही नहीं है ना। 31 दिसंबर को कितनी हो गई, 1.1। कहानी खत्म। 1.1 हो गई, यूं भी कर सकते, ये हो गई 1.1 ना। तो 1.1 में SFP में दिखाऊंगा एज अ नॉन करंट एसेट, जिसकी हेडिंग होगी क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितनी दिखाऊंगा, 1100। बेहतरीन हो गया सर। सही है। जो डिफरेंस है, 1000 की चीज 1100 की हो गई, तो 100 का फायदा हुआ नुकसान हुआ। फायदा हुआ है। इस फायदे को क्या बोलेंगे। गेन। ये कहाँ चला जाएगा, SOCI। SOCI। डेप्रिसिएशन नहीं निकाला सर। नहीं, इसमें नहीं होता। IS 40 fair value model, there is no depreciation। IS 40 सिंपल कैलकुलेशन के साथ खत्म होता है। अब हम इसमें जुगाड़ी कैलकुलेशन देखेंगे। यहां तक कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, सही है, क्लियर है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मूवमेंट। मूवमेंट बोले तो, मूवमेंट बोले तो एक प्रॉपर हमारा ईयर एंड है, फॉर एग्जाम्पल ये है ईयर एंड। शुरू कब हुआ होगा, 1 जनवरी। अज्यूम करो हमारे पास 1 जुलाई को कुछ होता है। क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो चल रही थी IS 40 में, फेयर वैल्यू पे। किस पे चल रही थी, IS 40। यूज नहीं कर रहे थे हम, नॉट इन यूज। क्योंकि IS 40 में तो वही प्रॉपर्टीज होती है ना जो इस्तेमाल ना हो रही हैं। 1 जुलाई जी। को कंपनी ने डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि हमें जो है वो बिल्डिंग की जरूरत है, एक्सपेंशन करनी है। तो start using this property in business। बिजनेस यूज में आपने ये प्रॉपर्टी ले ली, तो आपको ये दिख रहा है कि ये IS 40 में थी, और अब IS 40 से कहाँ जा रही है, IS 16।
जो इस्तेमाल होगी वो 16 में चली जाएगी। तो 40 के फेयर वैल्यू मॉडल से 16 में जा रही है, तो इसकी मूवमेंट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मूवमेंट। उल्टा भी हो मूवमेंट। सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है? कि एक प्रॉपर्टी हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे थे, हमने 6 महीने 8 महीने बाद फैसला किया कि यार हमें जरूरत नहीं है, हमारी तो पुरानी बिल्डिंग में बहुत जगह है। लोगों को बोला बेटा तुम सब पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ, और उस बिल्डिंग को कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए हमने रेंट पे दे दिया या खाली कर दिया। तो अब क्या हुआ? 16 से इस्तेमाल होती हुई प्रॉपर्टी अब इस्तेमाल से बाहर निकल गई, तो 16 से कहाँ मूव हो गई? 40। तो ये दोनों मूवमेंट्स हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, और इसके बाद आपका ये आईएएस खत्म होगा। अब इस सही मूवमेंट है। लिखना कैसे है? एक मैं जो बात कह रहा हूँ इसको याद रखना। जो जिस आईएएस में जब तक रहेगी ना, वो उस आईएएस में उतना काम करेगी। जब तक वो शिफ्ट नहीं हो रही, वो पुराने आईएएस पे चलेगी। और जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगी, वो जिस आईएएस में शिफ्ट होगी, वो उस आईएएस के हिसाब से चलना शुरू कर देगी। यानी इस केस में 1 जुलाई तक हम आईएएस 40 चलाएंगे, और 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स हम कौन सा आईएएस चलाएंगे? I-16। कैसे होगा? काइला, काइली क्या नाम है? पढ़ो जरा। ठीक है, 14 से 16 में जा रहे हैं। एक सेकेंड ना बेटा। काइली जो है, उनके साथ क्या सेटिंग है कि परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ सालों पहले फेयर वैल्यू मॉडल में चला रहा था। जनवरी में मसला किया उसने। फेयर वैल्यू थी कितनी? जब भी ऐसा हो ना कि एक आईएएस से दूसरा आईएएस में मूव कर रहा है, देखो कैसे पता चल रहा है, लिखा हुआ है ना, फेयर वैल्यू थी इतनी, जुलाई को डिसाइड किया कि इस प्रॉपर्टी को किस में ले लेगा। बिजनेस के यूज में। तो जब भी ऐसी हरकत करता है, हम टाइमलाइन बना लेते हैं। ईयर एंड की टाइमलाइन 31 दिसंबर 2001, शुरू हुआ होगा जनवरी 2001। कब फैसला हुआ है? 1 जुलाई। 2001। मैं यूं बोल सकता हूं कि ये जो 6/12 है, इसमें आईएएस 40 चल रहा है। कौन सा? फेयर वैल्यू। और ये वाले जो 6/12 हैं, इसमें हम शिफ्ट कर गए हैं आईएएस 16 पे। एम आई राइट? जी बिल्कुल। अब इसको खेलेंगे कैसे? देखो भाई, खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड क्या है? डेटा। हमारे पास ग्राउंड क्या है? डेटा। क्या लिखा हुआ है डेटा में? पढ़ना। 1 अप्रैल फर्स्ट तो उसकी वैल्यू थी ना फेयर वैल्यू पे 12 मिलियन की। अब देखो कैसे होगा। हम ये कहते हैं भाई, जब साल शुरू हुआ था ना, 1 जनवरी 2001, तो इसकी फेयर वैल्यू थी कितनी? 12,000। 12 मिलियन। मिलियन 3 0 हाइड कर दी सही थी। है। अब हमने जो गड़बड़ की है ना, हमें चाहिए फेयर वैल्यू कब की? जिस दिन हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उस दिन की। क्या दी हुई है? हमेशा दी होगी। जी 14 मिलियन। ये इससे फोर्टीन पहले, थाउजेंड जुलाई से पहले फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है। कितने का इजाफा हो गया? 2000। फेयर वैल्यू मॉडल आईएस 40 क्या फरमाता है? ये 2000 एसओसीआई में क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनकम। दैट्स इट। कहानी खलास। जी। फिर अब सही जब है। जुलाई के बाद हम चलेंगे, तो अब आईएस 16 में चले गए। और 16 में तो होता है डेप्रिसिएशन, डिवाइड बाय 14। और ये 6 महीने हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आया कितना?
ये 500। तो कैरिंग अमाउंट IAS 16 में कैरिंग अमाउंट होती है, ईयर एंड है 31/12/2001, कितनी हो गई? सही है। अगर मैं SOCI पूरे साल की बनाता हूं एक्सट्रैक्ट, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम जानी है 2000 से, और अगले 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाना है 500 से, कहानी खत्म। सही और है। SFP जो बैलेंस शीट बनेगी जिसमें नॉन करंट एसेट दिखेगा, वो कितने से दिखेगा? 13,500 से। बात समझ आती है? यानी सही है, तो वो जो हाँ बोले। जो ओल्ड हमने डाली हुई थी इन्वेस्टमेंट इनकम में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वहां से निकाल लेंगे। नहीं, रिवर्सल थोड़ी हो रहा है। वो जब तक IS 40 में खड़ी थी, वो IS 40 को हिट कर रही थी। IS 40 में खड़ी थी तो IS 40 के हिसाब से चल रहे थे। इसकी ये नहीं होता कि आप 40 से 16 में आओगे तो 40 को बर्बाद कर दोगे, नो। 40 का अपना ट्रीटमेंट था, वो रहेगा। 40 का अपना ट्रीटमेंट था, वो रहेगा। 16 का अपना ट्रीटमेंट है, वो कंटिन्यू करेगा। बात समझ आई? सही है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, डन। ओके, अब आते हैं आगे। अब आते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन हैं छोटे से, या ये तकरीबन हमारा पूरा हो चुका है। क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, फाइनल वो सेल्ड आउट कर रहे, सोल्ड आउट। अब इसमें थोड़ा सा कुछ नया है ना। जी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, कैसे करें? क्या मॉडल बताया कोई? बहुत पूछा हुआ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पे। नहीं नहीं, कौन सा मॉडल चलाना है? दोनों मॉडल से बताना है। तो पहले मैं कॉस्ट मॉडल जी। को, कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या था? IAS 16 की तरह ही बस जिस तरह डेप्रिशिएट कर लें। होता है उस तरह। कॉस्ट है 1 जनवरी 2003 को 3,500। ठीक है, 30 हाइट कर दी। सही है। लाइफ 50 साल, रेसिडुअल वैल्यू है नहीं, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू हो गई है इतनी, तो हमें क्या? सानू की। ठीक है, हमें क्या? फेयर वैल्यू से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल जब चलाते हैं तो फेयर वैल्यू तो इग्नोर होती है, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। जिस दिन बेचा उस दिन की हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए ना। कब बेचा है? 1 जनवरी 2006 को। इसकी कैरिंग अमाउंट सेलिंग प्राइस से इसको कंपेयर कर देंगे, गेन या लॉस आ जाएगा, जैसे IAS 16 में होता था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप देखिए ध्यान से, 3,500 है। लाइफ है इसकी 50 साल। कितने साल गुजरे हैं बेटा? 2003 का साल, 4 का साल, 5 का साल, और 2006 के पहले ही दिन बेच दी है। कितने साल गुजारे हैं? ठीक। 3। जी 3। तो कितना आया? 210। 210 का 3 साल का डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 3290। कितने की बेची प्रॉपर्टी? 4000। गेन शरीफ कितना आया? 710। 710 मीन 0.71, यानी आंसर ए या डी में से एक है। सर मार्केट वैल्यू इग्नोर क्यों की बेटा? कॉस्ट मॉडल चला रहे थे इसलिए इग्नोर की। अब कौन? ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल। इसमें मार्केट वैल्यू को इग्नोर तो नहीं करेंगे ना।
फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है, करेक्ट और रॉन्ग? जी। कितने की थी सर? 3,500 की। बेहतरीन बेहतरीन। डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 का जो है, उसमें फेयर वैल्यू होता, उसमें डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी इतने की थी, एक बार फेयर वैल्यू आ गई, कितनी मार्केट वैल्यू दी हुई है 1 दिसंबर? 4.2। कितनी? 42,000। 42। और इसके अगले ही थोड़े टाइम बाद हमने इसको बेच दिया है, डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है, तो सीधा सीधा 200 का क्या नजर आ रहा है? लॉस। यानी फेयर वैल्यू मॉडल तो सर इतना आसान है कि लेटेस्ट मार्केट वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लो, सेम तारीख ना भी हो जब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये वो मॉडल है जिसमें डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। तो बेचने से पहले वाली सबसे लेटेस्ट सेलिंग प्राइस ले लो, और उसको, सॉरी, फेयर वैल्यू ले लो और उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, कहानी खलास, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। इसमें कोई तकलीफ? नहीं, सही है। एक अदर और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। कहता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद द लाइफ ऑफ 10 साल वाज परचेज बाय Acorn for 2 lakh. December, this fair value has risen to this. Acorn measures under which model बेटा? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मॉडल। चलो भाई, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या डेप्रिसिएशन होता है? नहीं। तो आंसर क्या हो सकता है, जिससे बगैर सॉल्व किए भी आप आंसर के बता सकते हो, मुझे कुछ हिंट दे सी। सकते? सी या? बाकी सब में डिप्रिसिएशन है। यानी बेहतरीन हो गया कि सर ये तो इतना आसान हो गया कि सी आंसर में बगैर सॉल्व किए बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है कि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होता। आंसर सी हो गया, लेकिन मैं कर लेता हूँ सॉल्व, सही है। 1 जनवरी 2009 2 लाख की खरीदी थी, और अपना अल्लाह भला करे 31 दिसंबर 2009 को फेयर वैल्यू कितनी हो गई है सर? 3 लाख हो गई है। इसका मतलब गेन आ गया है कितने से? 1 लाख। 1 लाख, और डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, ऑप्शन सी को। हैंस प्रूव दैट द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सवाल जवाब हमें पता होता है। ये भाई IAS 40 हमारा खत्म हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए।